आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। ठीक है, हमें भाषा बोलने के लिए मतलब अपने विचारों को समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। हम अपने जीवन के दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक भाषा का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त में से पहले चित्र में प्रधानाचार्य जी आयोजक समिति को वार्षिकोत्सव की कार्य प्रणाली समझा रहे हैं और दूसरे चित्र में अध्यापिका जी बच्चों को कार्यक्रम के लिए गाने का अभ्यास करा रही है। दोनों ही चित्रों में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारे विचारों को समझाने के लिए या तो हम बोलेंगे जिससे दूसरा समझे, या उससे लिखकर बताएंगे जिससे वो पढ़कर उस बात को समझ जाए। ठीक है, तो भाषा के अब दो रूप आते हैं, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का जिस रूप के द्वारा हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, कहानी सुनना, भाषण देना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। ठीक है, हम आपस में बातचीत करते हैं तो ये भी मौखिक भाषा है। नाना नानी दादा दादी से कहानी सुनते हैं, ये भी मौखिक भाषा है। या कोई भाषण देता है उसको हम सुनते हैं, ये सब मौखिक भाषा है। अब लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप के द्वारा हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना, कहानी लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, ये लिखित भाषा है। ठीक है, जिसे हम लिखकर समझाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। कभी कभी कक्षा में आपने देखा होगा अध्यापक जी क्या करते हैं, मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप रहने का संकेत करते हैं, या फिर घर पर मम्मी आंखें दिखाकर शैतानी करने को मना करती है। इसी प्रकार रेलवे गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने का संकेत देता है। इन सब संकेतों को हम भली भांति समझते हैं और उनके माध्यम से कही गई बातों का पालन करते हैं। इसी प्रकार की भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, यानी संकेत देने वाली भाषा कहते हैं। लेकिन इस भाषा का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, ये हमारे आमचाल जो भाषा बोलते हैं ना, उसमें संकेत दिखा देते हैं, हम उससे समझ जाते हैं भाई ये है। लेकिन हम जब इसको व्याकरण में पढ़ेंगे तो इसको व्याकरण में नहीं बताते। ठीक है, कुछ भाषाएं भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली वो लिखी जाती है। जैसे बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। वैसे ही महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में बोली ओडिया, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम और कर्नाटक में कन्नड़। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, आप मेरे साथ याद करिए। बांग्ला कौन से राज्य में बोली जाती है? बंगाल में, वेरी गुड। तेलुगु आंध्र प्रदेश में, वेरी गुड। ऐसे ही मराठी महाराष्ट्र में, पंजाबी पंजाब में, वेरी गुड। गुजराती गुजरात में, वेरी गुड। तमिल तमिलनाडु में ओडिया, ओडिशा में मलयालम, केरल में कन्नड़ में कर्नाटक, वेरी गुड। हमें ये आसपास यदि आपके कोई बच्चे हों तो आपस में भी आप ऐसे सुन सकते हैं, पहले राज्य बोले फिर भाषा बताएं, फिर उल्टा सुने, भाषा बोले फिर राज्य का नाम पूछें। तो ऐसे करके आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अपन आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली राज्यों की भाषा हिंदी है। इनके अतिरिक्त हिंदी भारत के अनेक राज्यों में भी बोली वो समझी जाती है। पूरे देश में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने के कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी प्राप्त है। तो हमारे हिंदी को सर्वमान्य भाषा माना गया है भारत में, इसलिए इसको हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। लिपि
बातचीत करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की है देवनागरी। क्या हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। उर्दू भाषा की फारसी, ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और चीनी भाषा की लिपि चित्रलिपि है। ऐसे ही हमें याद करना, जैसे पहले याद किया था, देवनागरी लिपि किस भाषा की है? तो आंसर आएगा हिंदी। फारसी उर्दू भाषा की लिपि, रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि, देवनागरी संस्कृत भाषा की लिपि। हमें यह याद रखना है कि हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो दोनों एक ही है, वो है देवनागरी, ठीक है। अब आता है गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि, चित्रलिपि चीनी भाषा की लिपि, ठीक है। इसी प्रकार से हमें याद करना है और आपस में एक दूसरे को सुनाना है। भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। जैसे मेरे को कुछ खाने को दो लिखा हुआ है, अब इसमें क्या गलत है? मेरे को की जगह मुझे कुछ खाने को दो, ठीक है, ये सही रूप है। वर्षा बाहर हो रही है, इसको व्याकरण में गलती है कि हमने सही जगह प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ लिखना बाहर वर्षा हो रही है। दीप्ति नृत्य कर रहा है, अब दीप्ति लड़की का नाम है ना, तो क्या आएगा? दीप्ति नृत्य कर रही है। उपरोक्त खंड के वाक्यों में कुछ अशुद्ध है जिन्हें खंड खाम में व्याकरण की सहायता से शुद्ध किया गया है। तो परिभाषा क्या होगी व्याकरण की? कि वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। मेरे साथ बोलिए व्याकरण की परिभाषा। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है वो व्याकरण कहलाता है, ठीक है। तो हमने आज इस पाठ में जो पढ़ा उसको रिपीट करते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। भाषा की परिभाषा क्या आएगी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ा भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आएगा भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। तीसरा है पूरे देश में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने के कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगला हमने पढ़ा था कि ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। इस प्रकार हमारा ये पाठ खत्म हुआ। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा है तो नीचे एक सब्सक्रिप्शन पे उस पर लगा दो ताकि आपके पास सीधे ये पाठ पहुंच जाए। सब्सक्रिप्शन नीचे जो दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ये पाठ लगातार मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।